हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे मैं HBSE और MEP से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो आपको अगर कुछ सीखना है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं आप। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं हम कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन चिल वाटर सिस्टम। चिल वाटर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला जो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम होता है कि जो वेपर और गैस है उसको कंप्रेस करना और कंप्रेस करके उसके प्रेशर और उसके टेम्परेचर को बढ़ा देना। और अलग अलग कंप्रेसर होता है, जिसमें मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 2-3 कंप्रेसर का बताया है डिटेल। फिर कंडेंसर होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो भी हीट होता है, हीट को रिजेक्ट करके कंडेंसेशन होता है, मतलब जो गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। बिकॉज कंडेंसर में क्या होता है, वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मी के दिनों में, और जो हमारा कंप्रेसर से जो वेपर आ रहा होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बोल लीजिए कि 80 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपको 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिल रहा है, इसके वजह से जो वो वेपर कूल हो जाता है। कूल होने की वजह से उसका पार्शियली लगभग 90% 95% पार्ट उसका लिक्विड में चेंज हो जाता है और 5% वेपर ही रह जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस। सो एक्सपेंशन डिवाइस जो होता है वो कई तरह के होते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन टाइप होता है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन डिवाइस होता है। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक मैंने एक्सपेंशन डिवाइस पे एक वीडियो बनाया है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस का काम होता है कि जो भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड आएगा कंडेंसर से होते हुए, उसके वेलोसिटी को, उसके स्पीड को कम कर देता है और रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको कूल कर देता है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट को जब हम कूल करते हैं, उसके वेलोसिटी को कम करते हैं, तो वो कूल हो जाता है। नेक्स्ट है एवोपरेटर। एवोपरेटर क्या काम है? एवोपरेटर का काम होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना है। जो भी हमारे रूम में वो हीट होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके उस रेफ्रिजरेंट के थ्रू कंप्रेसर में भेज देता है। और एवोपरेटर में एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन होने की वजह से जो लिक्विड आता है एवोपरेटर में, वो गैस में चेंज हो जाता है वेपोराइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है एक्सपेंशन टैंक। एक्सपेंशन टैंक भी एक चिलर का मेन पार्ट्स है। इसका इस्तेमाल हम चिल वाटर पाइपलाइन में, कभी कभी पानी कम हो जाता है ड्यू टू वेपोराइजेशन की वजह से गर्मी के दिनों में, तो एक्सपेंशन टैंक क्या करता है कि मेकअप वाटर को ऐड करते रहता है चिल वाटर लाइन में। फिर एयर सेपरेटर हो गया। एयर सेपरेटर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि चिल्ड वाटर लाइन में कहीं से एयर आ जाता है, तो उस एयर को रिमूव करने के लिए हम एयर सेपरेटर लगाते हैं। इसका ऑटोमेटिक एयर वेंट भी होता है, इसके ऊपर एयर सेपरेटर के ऊपर लगा होता है। फिर आ गया मेरा प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप। तो पंप का इस्तेमाल हम वाटर को फ्लो करने के लिए करते हैं। इसमें एक प्राइमरी पंप होता है और एक सेकेंडरी पंप होता है। प्राइमरी पंप बिल्डिंग से वाटर को सक करता है और उसको चिलर में भेज देता है। एयर कूल्ड चिलर के लिए ये फंक्शन हो गया। और वाटर कूल्ड के लिए कंडेंसर साइड जो होता है, कूलिंग टावर के साइड, वो प्राइमरी पंप होता है, जो कि कूलिंग टावर और कंडेंसर के बीच वाटर को सर्कुलेट करते रहता है। सेम हो गया सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप का इस्तेमाल हम करते हैं जो भी इवेपोरेटर से कोल्ड वाटर निकलता है उस वाटर को बिल्डिंग में भेजने के लिए। AFCU या AHU होता है, उसमें भेजते हैं। तो
ये एवोपरेटर साइड में हम लगाते हैं सेकेंडरी पंप को। फिर आ गया कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी कंडेंसर के थ्रू हीट एब्जॉर्ब होता है, वो हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वो कंडेंसर में जाता है और कूलिंग टावर में जाता है। फिर कूलिंग टावर क्या करता है, वाटर के हेल्प से हीट को रिजेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में। फिर फैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग यूनिट। तो फैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग का यूज हम एयर को रूम में थ्रो करने के लिए करते हैं। फिर हो गया वाल्व्स। तो चिल्ड वाटर वाल्व्स भी होते हैं कई तरीके का, जिनका अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग और अलग अलग पाइप साइज के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाता है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में भी बताइए आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उन पे सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कूलिंग टावर एक चिल वाटर सिस्टम ही है, वाटर कूल्ड चिलर का, जो कि मैंने पहले बताया था। कंडेंसर साइड हो गया, ये एवोपरेटर साइड हो गया। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, एक यहाँ पे पंप लगा हुआ है, इस पंप को सेकेंडरी पंप बोलते हैं, इस पंप को प्राइमरी पंप बोलते हैं। फिर चिल्ड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर चिलर। अब चिलर के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम जो होता है उसमें हम रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, और जिस सेकेंडरी सिस्टम होता है उसमें हम चिल्ड वाटर यूज करते हैं। जो लूप बनता है कंडेंसर साइड में और इवोपरेटर साइड में, वो सेकेंडरी सिस्टम उसको बोलते हैं हम, और उसमें चिल्ड वाटर का यूज करते हैं। जैसे जो प्राइमरी सिस्टम होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं, और चिल्ड वाटर जो सेकेंडरी सिस्टम में फ्लो होता है उसको हम पंप के थ्रू बिल्डिंग में फ्लो कराते हैं। और नॉर्मल जो एसी होता है उसमें रेफ्रिजरेंट होता है, जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल के बेस पे काम करता है। उसमें जो भी एक साइकिल बनता है, कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवोपरेटर और कंडेंसर को लेके, और पाइप में भी रेफ्रिजरेंट होता है। और चिलर सिलेक्शन देखते हैं, चिलर सिलेक्शन कैसे करते हैं हम। जो चिलर सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें हीट लोड करना होता है, हैप सॉफ्टवेयर या E20 या फिर दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके। उसके बाद हमें मशीन सिलेक्शन करना होता है। मशीन सिलेक्शन, आपको जो मशीन लगाना है वो मशीन सेलेक्ट करेंगे आप, रूम बाई रूम और स्पेस बाई स्पेस। उसके बाद आपको जो भी टनेज मिलेगा या फिर जो भी GPM आपको मिलेगा, उस बेस पे आप चिलर को सेलेक्ट करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं चिलर सेलेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये FCU है 10 टन का FCU है। इसमें ये चिल्ड वाटर सप्लाई हो गया और ये चिल्ड वाटर रिटर्न हो गया, जिसमें चिल्ड वाटर सप्लाई हमारा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है और रिटर्न 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और तो इसका डेल्टा T हो गया मेरा 10 डिग्री। और जब FCU हमें मिल गया 10 टन का, तो हम उसका GPM कैलकुलेट कर लेंगे। तो GPM कैलकुलेशन का फार्मूला TR × 24 डिवाइडेड बाई डेल्टा T है। तो इसका GPM आ गया 24 GPM, गैलन पर मिनट। वैसे ही ये एक और FCU है जो 50 टन का है, उसका सप्लाई और रिटर्न का टेम्परेचर 45 और 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेम इसका GPM हम कैलकुलेट कर लेंगे, 120 GPM हो गया। फिर इन दोनों FCU को हम पाइपिंग के द्वारा कनेक्ट कर देंगे चिलर से। ऐसे एक कनेक्शन होता है, एग्जांपल है। मैं चिल वाटर पाइप डिज़ाइन पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे चिल वाटर पाइप का सिलेक्शन और साइजिंग करते हैं। तो ये हम एक सिलेक्ट कर लिए। आपको एयर कूल्ड चिलर सिलेक्शन करना है या वाटर कूल्ड चिलर सिलेक्ट करना है, वो आप इस टनेज और GPM पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मिला अभी फ्लो एक 144 GPM और चिलर टनेज है 60 टन। तो हम 60 टन का एक चिलर सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे एक स्टैंड बाई भी चाहिए तो आप 60 टन का 2 चिलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक वर्किंग और एक स्टैंड बाई। अगर एक ख़राब हो जाता है तो हम स्टैंड बाई से हमें 100% कूलिंग मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखते हैं चिल्ड वाटर पाइपिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ चिल्ड वाटर पाइप। कितने तरह के पाइप्स होते हैं? चिल्ड वाटर कॉपर का पाइप होता है, स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है, माइल्ड स्टील होता है, ब्लैक स्टील होता है, कास्ट आयरन का पाइप होता है, नायलॉन का भी पाइप होता है। अगर आप इन पाइप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में एक एक करके जान सकते हैं। अगर आप को इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिल वाटर पाइप। दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर बनाता है जो उसके अकॉर्डिंग दो तरह के चिल वाटर पाइप्स होते हैं। एक तो बेल्डेड पाइप होता है जो बिल्डिंग करके बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े को 2-2 मीटर 4-4 मीटर ऐसे जोड़ के हम 100 मीटर का पाइप बना लेंगे। और एक होता है सीमलेस पाइप। सीमलेस पाइप मतलब जिसमें बिल्डिंग जॉइंट नहीं होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये बिल्डिंग करके ये पाइप बनाया हुआ है, बेल्डेड पाइप है और ये सीमलेस पाइप है। इसमें आपको एक भी जॉइंट नहीं मिलेगा, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर ये सर्कुलर जो बिल्डिंग किया हुआ है उस तरह का कोई भी जॉइंट नहीं है सीमलेस पाइप में। नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेशन फॉर चिल वाटर पाइप। अब चिल वाटर पाइप में इंसुलेशन हम क्यों करते हैं? हम पाइप और डक्ट में इसलिए इंसुलेशन करते हैं ताकि हीट लॉस से बच सके, हीट लॉस को अवॉइड कर सकें, और कंडेंसेशन को रोकने के लिए भी इंसुलेशन किया जाता है हाई टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से। क्योंकि जो चिल वाटर पाइप होता है उसमें टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस होता है और आउटसाइड टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो काफ़ी बड़ा डेल्टा टी मिल रहा है। तो इस डेल्टा टी की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंडेंसेशन होने लगता है, जिससे हीट लॉस और कूलिंग लॉस होता है। वी डू इंसुलेशन इनसाइड एंड आउटसाइड बिल्डिंग। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों इंसुलेशन किया जाता है। तो बेस्ड ऑन पाइप साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के लिए अलग अलग इंसुलेशन थिकनेस आता है। 2 इंच के लिए 40 mm का, 3 इंच के लिए 50 mm, 3 इंटू 8 इंच के लिए 63 mm का, और 8 इंच के ऊपर के पाइप के लिए 75 mm का इंसुलेशन लगाते हैं। अब इंसुलेशन का भी अलग अलग टाइप होता है, फाइबर ग्लास इंसुलेशन होता है, नाइट्राइल इंसुलेशन होता है। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं इंसुलेशन, किस एप्लीकेशन के लिए किस टाइप का इंसुलेशन का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा आ गया चिल्ड वाटर वाल्व्स। सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट और यूजेज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व्स। सो यूज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत तरह के वाल्व्स होते हैं। गेट वाल्व होता है, गेट वाल्व के इस्तेमाल ऑन ऑफ के लिए करते हैं। बॉल वाल्व के भी यूज हम ऑन ऑफ के लिए करते हैं, वाटर को रोकने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। बॉल वाल्व का यूज हम छोटे डायमीटर पाइप के लिए करते हैं और गेट वाल्व का यूज बड़े डायमीटर के पाइप्स के लिए करते हैं। चेक वाल्व हो गया, चेक वाल्व को NRV भी बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व। इसका यूज ये चेक वाल्व हम पंप के डिस्चार्ज पे लगाते हैं ताकि जो पंप डिस्चार्ज कर रहा है वो बैक फ्लो ना हो। फिर बटरफ्लाई वाल्व हो गया, बटरफ्लाई वाल्व का भी यूज हम वाटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, वाटर के फ्लो को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा बैलेंसिंग वाल्व। बैलेंसिंग वाल्व का यूज हम चिल वाटर पाइप में वाटर को बैलेंस करने के लिए करते हैं, जो मैनुअली होता है। फिर आ गया वायर स्ट्रेनर। वायर स्ट्रेनर का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो भी वाटर में डस्ट वगैरह है उसको ये छान लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
फिर हम उसको वहाँ से निकाल के फेंक देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कंट्रोल वाल्व, 2 वे कंट्रोल वाल्व और 3 वे कंट्रोल वाल्व और मोटर ऑपरेटेड एमओवी भी लगाते हैं कई जगह, जो कि जिसमें एक्चुएटर लगा होता है और एक्चुएटर के थ्रू हम वाटर को फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अलग अलग तरीके का वाल्व दे रखा है, ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व, बॉल वाल्व, ये चेक वाल्व है, ये स्ट्रेनर है, ये बटरफ्लाई वाल्व है। सो बेस्ड ऑन फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग वाल्व का यूज होता है। जैसे आइसोलेशन के लिए हम कौन कौन से वाल्व का यूज करते हैं, गेट वाल्व, बॉल वाल्व, प्लग वाल्व, पिस्टन वाल्व, डायफ्रागम वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व। रेगुलेशन के लिए हम ग्लोब वाल्व, नीडल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व में एक्चुएटर लग जाता है, फिर हम उसको रेगुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया रिलीफ वाल्व में प्रेशर रिलीफ वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व में आ गया चेक वाल्व, स्विंग चेक वाल्व। तो स्पेशल पर्पस के लिए हो गया मल्टीपोर्ट वाल्व, फ्लोट वाल्व, नाइफ गेट वाल्व। अलग अलग बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल से। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।